चलिए, तो आज हम छत्तीसगढ़ के टॉपिक में आज हम एक नया डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं जांजगीर चांपा के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जांजगीर चांपा जिले के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक बार थोड़ा सा बिलासपुर संभाग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम जांजगीर चांपा स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, तो हमने अभी जो है सरगुजा संभाग के सारे जिलों को पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर और बलरामपुर जो है सारे जिलों को कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं बिलासपुर संभाग के जिलों के बारे में। बिलासपुर संभाग के जिले। ठीक है, पहले तो एक बार संभाग को समझिएगा। बिलासपुर संभाग जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्र में स्थित एक ऐसा संभाग जहां अगर आप दो मुख्य बातों को समझे तो सबसे पहले बात याद रखिएगा कि बिलासपुर जो संभाग है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। यानी यहां पर जो है छत्तीसगढ़ का एक बड़ा पॉपुलेशन जो है यहां पर निवास करता है। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जिले सर्वाधिक आते हैं। यहां छत्तीसगढ़ के 8 जिले शामिल होते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो है इसका बिलासपुर है। बिलासपुर क्षेत्र में याद रखिएगा इसका मुख्यालय है। और साथ ही साथ अगर हम 8 जिलों के बारे में बात करें तो देखिएगा बहुत आसान सा, इनके 8 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिएगा चलिए मैं आपको बस यहाँ पर मैप बता देता हूँ। बिलासपुर संभाग का जो मैप है वो कैसा है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ से, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका एमसीबी है। ये अब हिस्सा आपका कोरिया का है। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये सूरजपुर है। ठीक है, और यहां पर अगर आपको एक हिस्सा दिख रहा होगा तो याद रखिएगा ये जो हिस्सा है इस तरीके से, ये वाला हिस्सा, ठीक है, वो सरगुजा का है। और इसी के बाद देखिएगा सरगुजा के बाद से इस तरीके से एक हिस्से को देखेंगे यहां पर, तो ये जो हिस्सा है आपका जसपुर है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है आपका इस सेक्शन पे ये आपका रायगढ़ है। ठीक है, तो ऊपर के सेक्शन जो है ये सरगुजा संभाग, याद रखिएगा सरगुजा संभाग का हिस्सा जिसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर और इधर से नीचे आ जाएंगे, याद रखिएगा तो ये रायगढ़ का हिस्सा हो गया, ये आपका कोरबा का हिस्सा हो गया। और यहां से अगर हम एक लकीर ऐसा खींच लें तो याद रखिएगा ये जो हिस्सा है आपका ये आपका जीपीएम हो गया, गोरिल्ला पिंडा मरवाही। ठीक है, और उसी प्रकार देखिएगा ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहां से, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि हम बिलासपुर संभाग को कवर कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये मुंगेली है, और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये बिलासपुर है। ठीक है,
अब नीचे की ओर देखिएगा कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं जांजगीर चांपा, और ये हिस्सा है आपका शक्ति, ठीक है। और इसी के नीचे याद रखिएगा ये जो आपका रायगढ़ के सेक्शन में है, रायगढ़ के पास का जो हिस्सा है याद रखिएगा, ये आपका रायगढ़ हो गया। और रायगढ़ के पास ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जिले याद रखने हैं। अगर दक्षिण में इनके जिलों के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा जिला इनको टच करता है, तो मुंगेली के आगे याद रखिएगा, मुंगेली का जो क्षेत्र है वो आपका कबीरधाम, ठीक है, ये हिस्सा कबीरधाम का है। उसके बाद मुंगेली के पास से याद रखिएगा ये कबीरधाम का हिस्सा हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ये आपका बलौदा बाजार हो गया। और इसके आगे अगर आप देखेंगे तो महासमुंद आपको देखने को मिलेगा। तो ये समझिएगा, ये जो आपको बीच का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, इसको आप प्रॉपर याद रखिएगा कि यही है बिलासपुर संभाग का हिस्सा, और इसमें ये सारे जिले जो हैं आते हैं। तो टोटल आपके याद रखिएगा ये सारे जिले कवर होते हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जिले को काउंट कर लें तो देखिएगा यहाँ पर कितने जिले हैं कुल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और इस प्रकार से याद रखिएगा बिलासपुर संभाग के सभी जिले जो है आपको याद रखने हैं, 8 जिले यहां पर होते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर एक बात और याद रखिएगा, इन जिलों का गठन कब हुआ है, ठीक है, इन जिलों का फॉर्मेशन कब हुआ है। तो याद रखिएगा, मैं बहुत आसानी से आपको बता देता हूं इसको, और आप भी प्रयास करें कि इसको याद रख पाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले बिलासपुर संभाग जो है इसका गठन हुआ था 1956 में, ठीक है। बिलासपुर संभाग का गठन 1956 में हुआ है। इसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि अगर हम जिलों की बात करें तो जिलों में बिलासपुर जो है आपका 1861 में बना है, याद रखिएगा 1861 में। इसके बाद अगर हम बिलासपुर से बनने वाले अन्य जिलों की बात करें तो याद रखिएगा 1998, 1998, ठीक है। और रायगढ़ बना है आपका 1948, ठीक है। इसके अलावा मुंगेली बना है आपका 2012, जीपीएम बना है आपका गोरेला पेंडा मरवाही 2020, 10 फरवरी को, ठीक है। और इसके बाद अंतिम में 2 जिले को याद रखिएगा, शक्ति आपका बना है 2022, और वैसे ही आपका सारंगगढ़ बना है 2022। तो लगभग आपको एक मोटा मोटी जानकारी यहां पर याद रखना है कि कौन कौन से जिले कहां कहां पर हैं और कौन कौन से जिलों का आधार क्या क्या है, ठीक है, इसके अंतर्गत। अब देखिएगा हम बात करने वाले बिलासपुर के जिलों के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जांजगीर चांपा से, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जांजगीर चांपा जिले के बारे में, और उसके बाद फिर बाकी जिलों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा पूरा का पूरा पॉइंट रहेगा जांजगीर चांपा को लेकर, ठीक है। देखिएगा तो समझते हैं, देखिएगा पहले तो जांजगीर चांपा के बारे में याद रखिएगा कि हमारा जो जांजगीर चांपा है जिला है वो किस प्रकार का जिला है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम समझेंगे तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल के तौर पर जाने जाने वाला यह जांजगीर चांपा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में स्थित है ये, और इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बात समझना होगा कि जांजगीर चांपा जिस प्रकार से अपने आप में आर्थिक रूप से परिदृश्य है, यानी आर्थिक रूप से या इकोनॉमिकल जो स्टेटस है इसका वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखता है, और साथ ही साथ जो है ये कृषि या एग्रीकल्चर में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, ठीक है। यानी धान के उत्पादन में जांजगीर चांपा का नाम जो है हम सर्वोत्तम क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ की नदियां, यहाँ के जो वातावरण, यहाँ की जलवायु है, ये बाकी जिलों से थोड़ी अलग मिलती है आपको, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखने के लिए या फिर इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स के अनुसार जांजगीर चांपा को, ठीक है। जांजगीर चांपा
तो देखिए, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने के लिए पहले हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। जैसे इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या फिर हम कह सकते हैं कि जांजगीर चांपा का जो है किस प्रकार का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, ये कहां से आया, क्या क्या चीज में शामिल है और इसका गठन कब हुआ, ठीक है। उसी के साथ हम बात करेंगे इसकी प्रशासनिक स्थिति की, प्रशासनिक स्थिति, ठीक है। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेटस है, इसमें कौन कौन से यूनिट काम करते हैं, कितनी यूनिट है, यहाँ का डेमोग्राफी क्या है, जनसंख्या कैसी है, लिटरेसी रेट कैसा है, ठीक है, शहरीकरण कितना है, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कैसा है, वो सभी चीजें हम प्रशासनिक में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति, यहां पर किस प्रकार के पर्वत, पठार, नदियां, किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार का खनिज, किस प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं, वो सभी हम इसके अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहां के आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में, ठीक है। तो यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या होगी, कहने का सीधा सा रीजन है कि यह जो जिला है, यहाँ पर इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, यहाँ के उद्योग कैसे हैं, यहाँ पर किस प्रकार के उद्योग मुख्य रूप से चलते हैं, ठीक है, किस प्रकार की कृषि होती है, ये सभी जो है इसकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ की सामाजिक स्थिति की। तो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी जनजाति रहती है, या फिर कोई सी जनजाति के अलावा और कौन कौन लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ का समाज कैसा है, और मुख्य तौर पर जो है ये समाज किस पर आधारित है, या फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है जो सामाजिक परिदृश्य है वो किस प्रकार के त्योहार या फिर किस प्रकार के नृत्य, संगीत, इन पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसके सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। और अंत में बात करेंगे हम लोग पर्यटन के बारे में। और पर्यटन का सीधा सा अर्थ होता है, याद रखिएगा, ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो जुड़ा हुआ हो पुरातात्विक क्षेत्र से, पुरातात्विक क्षेत्र, आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस, या फिर कोई धार्मिक प्लेस हो, रिलीजियस प्लेस हो, या फिर किसी प्रकार का प्राकृतिक क्षेत्र, ठीक है, नेचुरल प्लेस। तो इस तरीके से हमें जो है कुछ मुख्य बिंदु पर डिस्कस करना होगा, समझिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाता ही है, क्योंकि जैसे ही हम सरगुजा संभाग को पढ़ते हैं, ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, सरगुजा संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आपने पढ़े हैं, उन सभी जिलों के लिए सभी जो आधारिता है वो आधुनिक इतिहास में दर्शाया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सरगुजा संभाग के जो भी रियासतें थी या प्रिंसली स्टेट थे, वो सभी 1905 के बाद जो है मध्य प्रांत में जोड़े गए। और मध्य प्रांत में 1905 के बाद जोड़ने का मतलब है कि वो सभी मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। यानी मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ये अपने आप को फॉर्मेशन में लेकर आते हैं, या वो जिले का गठन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र की, खासकर बिलासपुर संभाग की, तो आपको दिखेगा इसका इतिहास एक प्राचीन इतिहास से निकल कर आता है, ठीक है। देखिए, जैसे हम इतिहासों को अलग अलग समय में बांटते हैं, एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर होता है मिडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब इन तीनों में अगर किसी की पहचान एंशिएंट हिस्ट्री से है तो कहीं ना कहीं हम उसे बहुत पुराना मानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि जांजगीर चांपा जो है इसकी इतिहास की जानकारी या इस क्षेत्र की जानकारी हमारे मिडिवल हिस्ट्री से मिलती है, ठीक है। तो मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम समझेंगे कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो देखिएगा, जांजगीर चांपा का जो नाम है, जांजगीर, पहले तो इसका नामकरण याद रखिएगा। इसका जो नामकरण हुआ है कलचुरी राजवंश के शासक, कलचुरी राजवंश के जो शासक रहे, याद रखिएगा, जाजल्य देव, जाजल्य देव प्रथम के नाम पर, चूंकि जाजल्य देव ने इस शहर को बसाया था तो उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है जांजगीर, याद रखिएगा। और इस तरीके से जांजगीर चांपा जो है ये बाद में धीरे धीरे फॉर्मेशन में आया और इस राज्य का जिला बना। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, जांजगीर क्षेत्र से, जिसने कलचुरी राजवंश, यानी कलचुरी राजवंश, देखिए सबसे एक बात आप समझिएगा कि कलचुरी राजवंश का जो समय रहा है छत्तीसगढ़ में, कलचुरी
राजवंश का जो समय रहा है छत्तीसगढ़ में, और खासकर रतनपुर के कलचुरी या फिर त्रिपुरी के कलचुरी जिनको कहते हैं, इनका टाइम रहा है सन 1000 से लेकर 1000 ईस्वी से 1741 तक का। ठीक है, तो ऐसे में समझिएगा कि जो इतिहास में जांजगीर के बारे में जानकारी मिलती है, ये समय है जांजगीर का जो समय मिला या फिर जाजल देव प्रथम की जो शासन की जानकारी मिलती है वो है आपका 1090 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक। इस समय में इसने जांजगीर शहर को बसाया था और जांजगीर शहर को बसाया और अंत में जाकर जो है जांजगीर एक जिला तरीके से बना। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग इसको ऐसा समझे कि मध्यकाल में या कलचुरी राजवंश में जो है इसकी जानकारी मिलती है, जाजल देव के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उसके आज भी याद में जाजल देव के इस सम्मान में जो है, क्योंकि उसने जांजगीर को बसाया था या जाजल देव ने जांजगीर क्षेत्र को बसाया, इसलिए उसकी याद में या फिर उसके सम्मान में जो है आज भी जांजगीर में जाजल्य देव महोत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जांजगीर में जाजल देव महोत्सव मनाया जाता है। किस लिए मनाया था ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उसके सम्मान में या याद में आज भी जाजल देव महोत्सव मनाया जाता है जांजगीर में। ठीक है, अब देखिए जब इसी के बाद कलचुरी का समय आगे बढ़ता है, कलचुरी राजवंशों में एक और शासक आता है जिसका नाम है कल्याण साय। इसने जो है जमाबंदी प्रणाली स्टार्ट की थी, आप सभी को पता होगा कि इसने जो है एक प्रणाली स्टार्ट की थी जिसे कहा जाता है जमाबंदी प्रणाली। ठीक है, और जमाबंदी प्रणाली क्या थी, तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को जो है 18-18 गढ़ों में बांटा गया था, और वही 18-18 गढ़ जो बटे थे याद रखिएगा, उसमें 4 गढ़ जो है आपके जांजगीर के क्षेत्र में बने हुए थे। ठीक है, तो वो 4 गढ़ कौन से हैं, तो याद रखिएगा उन गढ़ों का नाम है जांजगीर के 4 गढ़। एक है आपका मदनपुर, दूसरा है आपका कोटगढ़, तीसरा है आपका खरौद, चौथा है आपका सोढ़ी। मदनपुर, कोटगढ़, खरौद, सोढ़ी। ठीक है, तो इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये 4 गढ़ बनाए गए थे आपके जांजगीर क्षेत्र से। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद जांजगीर के क्षेत्र को, ठीक है, सीधे से अगर हम लोग मध्यकाल के बाद जो है आधुनिक काल में आते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री में जब आते हैं तो इसके संबंध में जानकारी मिलती है, रखिएगा कि जांजगीर चांपा बिलासपुर के साथ, ठीक है, बिलासपुर के साथ मिलाकर 1861 में एक जिला बना दिया गया था। तो याद रखिएगा पहले जांजगीर चांपा किसका जिला था, बिलासपुर के साथ एक जिला हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1861 में बिलासपुर अपना एक पूरा जिला था और उसी का हिस्सा था पहले जांजगीर चांपा। ठीक है, उसके बाद जो है याद रखिएगा 1998 में बिलासपुर से अलग करके 25 मई 1998 को, याद रखिएगा 25 मई 1998 को जांजगीर चांपा को बना दिया गया बिलासपुर से अलग करके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके जांजगीर चांपा का फॉर्मेशन हुआ, इसका निर्माण हुआ और जांजगीर चांपा जो है छत्तीसगढ़ का एक जिला बना, याद रखिएगा। ठीक है, 1998 में। तो 3-4 बातें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसका नामकरण कैसे हुआ, ठीक है, उस समय उसकी क्या स्थिति थी, और उसके बाद जो है कल्याण साय के समय में जो है गढ़ों का निर्माण किया गया इसमें, और उसके बाद अंततः याद रखिएगा 1881 में 1861 में ये बिलासपुर के साथ एक जिला बना था, बिलासपुर के साथ कंबाइन था पहले, और उसके बाद 1998 में जो है जांजगीर चांपा एक नया जिला बन गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, तो ये था इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब इसके बाद देखिएगा हम इसके प्रशासनिक स्थिति को देखते हैं, प्रशासनिक स्थिति क्या रही है इसकी। ठीक है, तो हम इसके स्टेटस को समझते हैं कि इस समय की डेमोग्राफी क्या रही है इसकी, और
किस प्रकार के जो पूरे की पूरी इकाइयां हैं, यहाँ पर प्रशासन की जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर जो जनसंख्या थी, क्योंकि हम जनसंख्या के आधार पर जब भी कोई कंपैरिजन करते हैं तो याद रखिए 2011 के बाद से कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है उसके बाद सेंसस नहीं हुआ है, ठीक है, जनगणना नहीं हुई है, जिसके कारण हम कंपेयर करते हैं पुरानी जनसंख्या को। तो याद रखिएगा यहां पर जनसंख्या थी 16 लाख। ठीक है, 16 लाख की जनसंख्या याद रखिएगा। वही अगर हम साक्षरता प्रतिशत या लिटरेसी रेट की बात करें तो यहां की जो साक्षरता है वो है आपका 73%। लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं 993। ठीक है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? 993। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा जिला कोड, यहां का जिला कोड है याद रखिएगा CG11। यहां का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो बनाया गया है जांजगीर को। ठीक है, तो ये मुख्य बातें याद रखिएगा। शहरीकरण की बात कर लें, यहां पर अर्बन एरिया जो है कितना परसेंट है? तो याद रखिएगा 13% अर्बन एरिया है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा अगर हम तहसील की बात करें तो यहां तहसील की संख्या है 9। इसके अलावा विकासखंड की बात करते हैं तो यहां का डेवलपमेंट ब्लॉक जो है वो 5 है, याद रखिएगा। ठीक है, और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो याद रखिएगा 3 विधानसभा क्षेत्र है यहां पर। पामगढ़ जो कि SC विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रिजर्व है, याद रखिएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं यहां पर जो है सीट रिजर्व है SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद है आपका अकलतरा। ठीक है, और जांजगीर। ठीक है, तो तीन यहां पर जो है विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, एक है आपका अकलतरा, पामगढ़, अकलतरा, जांजगीर। ठीक है, तो जांजगीर के साथ जो है आपका चापा भी जुड़ जाता है, याद रखिएगा। तो पामगढ़, अकलतरा, जांजगीर और चापा, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र। इसके अलावा याद रखिएगा इस क्षेत्र में सीमावर्ती जिले कितने हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा सीमावर्ती जिलों में 5 जिले आते हैं, जिसमें कोरबा आता है। ठीक है, इसके बाद रायगढ़ आता है। रायगढ़ के बाद, माफ कीजिएगा, रायगढ़ नहीं आएगा, शक्ति आ चुका है क्योंकि। ठीक है, तो यहां पर हम शक्ति लिखेंगे। और उसके अलावा जो है सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, और उसके अलावा याद रखिएगा दक्षिण की तरफ जो है आपका बलौदा बाजार, और एक जिला और याद रखिएगा जो है आपका बिलासपुर। तो 5 जिले जो हैं इसको टच करते हैं, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, भू-आवेष्टित है, जिसके कारण भू-आवेष्टित जिला है, याद रखिएगा, जिसके कारण ये किसी राज्य को टच नहीं करता है। ठीक है, तो कोई भी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, याद रखिएगा, भू-आवेष्टित है। इसी के साथ देखिएगा यहां पर नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा NH49 और NH49B। ठीक है, NH49 और NH49B जो है यहां का राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग, NH49 और NH49B के बारे में। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद देखिएगा कि अगर हम लोग देखें कि जो प्रशासनिक स्थिति है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें जुड़ती है, तो याद रखिएगा ये सभी जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, जिला कोड, मुख्यालय, ये एक प्रकार का डेमोग्राफी दर्शाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो प्रशासन है वो तो प्रशासन यहां से चलता है, याद रखिएगा, तहसील, विकासखंड, विधानसभा, है ना, सीमावर्ती जिले, तो ये सभी चीजें आती है, याद रखिएगा, प्रशासन के अंतर्गत। तो इतना आपको याद रखना है प्रशासन क्षेत्र क्या है इसका। ठीक है,
चलिए इसके बाद देखिएगा भौगोलिक परिदृश्य क्या है यहाँ का, देखिएगा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर या फिर भौगोलिक संरचना, इसको समझने के लिए बस आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पर किस प्रकार के नेचुरल प्लेस पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल प्लेस कहने का मतलब है कि ऐसे पर्वत, पठार, ठीक है, मैदान, नदियां, मिट्टी, ठीक है, खनिज, मिनरल्स, ये सब कुछ जो है आपके भौगोलिक संरचना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो भौगोलिक संरचना है या हम इसे भौतिक संरचना भी कहते हैं, तो भौतिक संरचना के अंतर्गत ये कौन सा हिस्सा है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का, तो याद रखिएगा ये है महानदी बेसिन का हिस्सा, या इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, तो महानदी मैदान, महानदी का बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ये। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ का जो भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना ये दर्शाता है यहाँ की चट्टानों को, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में याद रखिएगा यहां पर कडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। कडप्पा चट्टानें मुख्य रूप से जांजगीर चांपा में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कडप्पा चट्टानें जहां भी मिलेगा आपको, वहां पर खनिज क्या पाया जाएगा, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा यहां पर जो खनिजें पाई जाती हैं उसमें चूना पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन मुख्य रूप से मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यही कारण है कि जांजगीर चांपा में जो है आपको सीमेंट की कई फैक्ट्रियां मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो चूना पत्थर पाया जाता है वो सीमेंट ग्रेड का पाया जाता है, यानी इससे रॉ मटेरियल के तौर पर जो है सीमेंट में यूज किया जा सकता है। और इसलिए आपको दिखेगा कि हमारे दो जिले, एक बलौदाबाजार और दूसरा जांजगीर चांपा में आपको बड़े बड़े सीमेंट फैक्ट्री मिलने को मतलब मिलेंगे। ठीक है, तो इसका कारण है, याद रखिएगा, क्योंकि चूना पत्थर जितना ज्यादा मिलेगा उससे सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर मिलने के कारण जो है हमारे यहाँ फैक्ट्री में सीमेंट की फैक्ट्री कई जगहों पर जो है लगाई गई है। ठीक है, और जांजगीर चांपा में अकलतरा जैसे क्षेत्र में जाएंगे आप तो आपको कई चूना पत्थर के ऐसे माइंस मिलेंगे, याद रखिएगा, और वहीं पर आपको कई सीमेंट फैक्ट्रियां मिलेंगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा अकलतरा में, ठीक है, चूना पत्थर निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा यहाँ की जो मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। और लाल पीली मिट्टी में जो है मुख्य रूप से जो फसल होता है वो होता है आपका धान का फसल। धान की स्थिति ऐसी है यहाँ पर आपको बता दूं मैं। ठीक है, अभी तो चलिए 2022 के बाद जो है शक्ति अलग हो गया, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर शक्ति के साथ अगर जोड़कर देखें आप इसको, तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के उत्पादन में, धान के उत्पादन में ये अव्वल दर्जे का एक जिला रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर सिंचाई के कई साधन भी हैं, कई ऐसे बैराज बनाए गए हैं, ठीक है, डैम बनाए गए हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर धान की खेती बड़े मात्रा में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो धान की खेती में जो है ये काफी आगे है, याद रखिएगा, बाकी जिलों के क्रम से जो है आगे मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा फसल के अलावा जो है इसकी अपनी और भी पहचान है, जैसे जलवायु के आधार पर या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, जलवायु या मौसम की बात करें, याद रखिएगा, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा यहां पर जो है ये राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान है। यानी आप एवरेज अगर निकालेंगे चांपा का तो आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थानों में चांपा का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो राज्य के सबसे गर्म स्थानों में देखिए 3 का नाम आपको हमेशा याद रखना होगा। राज्य का सबसे बारिश वाला क्षेत्र जहां पे वर्षा बहुत होता है, ठीक है, राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र जो एवरेज ठंडा जहां पर ज्यादा पड़ता है, और तीसरा सबसे गर्म क्षेत्र। तो तीनों क्षेत्र का नाम आपको प्रॉपर याद रखना है कि अगर हम बोले वर्षा वाला स्थान तो आप बोलेंगे अबूझमाड़। ठीक है, वही अगर आप बोलेंगे सबसे ज्यादा ठंडा स्थान तो मेन पार्ट। ठीक है, और वही अगर हम बात करें सबसे गर्म स्थान तो चांपा का नाम आता है। तो याद रखिएगा सबसे गर्म स्थान जो है आपका चांपा है और ये जांजगीर चांपा के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी याद रखिएगा
जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यहाँ की 420 है, यानी सबसे ज्यादा। याद रखिएगा जी, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर रहने वाले लोगों की संख्या को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंतर्गत 420 लोग रहते हैं, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। इसका मतलब है वर्तमान परिदृश्य में ये कई ज्यादा बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो आने वाले सेंसस में आपको पता चलेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व कितना है, और आपको देखने को भी ये मिलेगा कि हम इसी के आसपास के क्षेत्र को देखेंगे कि यहाँ पर जो है जनसंख्या काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा रहती है यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर। तो याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर नदियां कौन कौन सी मुख्य हैं। तो इस क्षेत्र में मुख्य नदियां हैं आपकी हसदेव नदी, महानदी और शिवनाथ नदी, जोंक नदी। ठीक है, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा यहाँ पर सबसे मुख्य नदी है वो आपका हसदेव नदी है। ठीक है, बाकी नदियां जो है इन क्षेत्रों पे महत्वपूर्ण तो है, लेकिन हसदेव नदी से जो है इस क्षेत्र को पानी मिलता है, ये याद रखिएगा। यानी जांजगीर चांपा का जो सिंचाई क्षेत्र है वो हसदेव नदी से पूरा होता है, और बाकी क्षेत्रों में महानदी से पूरा होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, मैप में समझेंगे कि हसदेव, महानदी, शिवनाथ और जोग कहां पर मिलता है, या फिर कैसे ये प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इनका फ्लो वाला एरिया कौन सा है ये भी डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा भौगोलिक संरचना में जो है आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो है हमने देखा भौतिक संरचना को, भूगर्भिक संरचना, खनिज, मिट्टी, फसल, जलवायु देखा हमने, या मौसम देखा हमने। ठीक है, जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा, और नदियों के बारे में याद रखिएगा। तो ये था इसका भौगोलिक क्षेत्र। अब देखिएगा इसके बाद आता है आपका आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिएगा, या स्थिति के अनुसार याद रखिएगा। आर्थिक की बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, पहला तो आईडीसी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपका जो आईडीसी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर है, उसका नाम है कापन। कापन। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको कापन मिलता है, या कापन क्षेत्र, जो कि आईडीसी कहलाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ के उद्योगों की बात करें तो यहां पर जो है आपको कागज उद्योग, थर्मल पावर, ताप विद्युत उद्योग, इस्पात, स्टील उद्योग और कोसा बुनाई उद्योग मिलेगा। यानी मुख्य रूप से जो है अगर आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों में आपको कागज उद्योग, ताप विद्युत उद्योग, इस्पात उद्योग और कोसा बुनाई उद्योग जो है देखने को मिलता है। और साथ ही साथ एक अंतिम जो कि मैंने पहले बताया था आपको, सीमेंट उद्योग। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्र में जो है कई ऐसे आर्थिक उद्योग हैं जो यहाँ को महत्वपूर्ण रूप से आगे विकसित करते हैं। ठीक है, रोजगार के क्षेत्र में, साथ ही साथ जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी देते हैं ये राज्य के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कागज उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं। तो पहले ही बात है आपका ब्रुक बॉन्ड। ठीक है, ब्रुक बॉन्ड मिल, याद रखिएगा ब्रुक बॉन्ड मिल। और दूसरा है मध्य भारत पेपर मिल। एक है आपका ब्रुक बॉन्ड मिल, दूसरा है आपका मध्य भारत पेपर मिल, और ये आपका बिरगहनी में आता है, चापा बिरगहनी क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार ताप विद्युत की बात करें, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र। इसके अलावा मड़वा ताप विद्युत गृह। ठीक है, इस्पात उद्योग की बात करें तो प्रकाश स्टील प्लांट। ठीक है, दूसरा है
सोन स्टील प्लांट, कोसा बुनाई में याद रखिएगा चापा का नाम पूरे राज्य में सबसे आगे है। ठीक है, सीमेंट उद्योग की बात करें तो अकलतरा क्षेत्र में मुख्य सीमेंट उद्योग है। तो याद रखिएगा ये सभी आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है आपके जांजगीर चांपा के। ठीक है, अब सामाजिक की बात करें याद रखिएगा, तो सामाजिक क्षेत्र के लिए बस आपको एक बात याद रखना है कि चूंकि ये छत्तीसगढ़ के मुख्य क्षेत्रों में शामिल है या छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन क्षेत्रों में से एक है, इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन क्षेत्रों में होने के कारण यहाँ, ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं मूल रूप से एक बात बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जो है हमारे राज्य में आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जो सरगुजा क्षेत्र पढ़ा है उसमें विधानसभा क्षेत्र में जो भी आरक्षण क्षेत्र दिखा है वो अधिकांश एसटी क्षेत्र को मिला है। ठीक है, और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जांजगीर चांपा में खासकर पामगढ़ क्षेत्र जो है, पामगढ़ जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, यहां पर एससी रिजर्वेशन है याद रखिएगा यहां का। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर अधिकांश कौन रहते हैं, अनुसूचित जाति। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आपको पता ही होगा, छत्तीसगढ़ में एसटी एससी ओबीसी और जनरल का जो रेशियो है उसमें सबसे कम रेशियो किसको मिलता है, एससी रेशियो को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आपका एसटी को और उसके बाद ओबीसी का नाम आता है। ठीक है, हालांकि जनरल का जो कोई रिजर्वेशन नहीं होता जिसके कारण हम उसको इस रेशियो में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम देखें तो याद रखना है आपको कि यहां पर छत्तीसगढ़ के सामान्य त्योहार जैसे छेरछेरा, दशहरा, होली इत्यादि चीजें मनाई जाती हैं। याद रखिएगा सामान्य त्योहार है। ठीक है, मतलब विशेष प्रकार के त्योहार जैसे कि जो जनजातीय क्षेत्र मनाई जाती है उस प्रकार के त्योहार यहाँ पर देखने को कम मिलेगा, लेकिन सामान्य त्योहार जो छत्तीसगढ़ मनाई जाती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पर जो है आपको त्योहार, नृत्य, संस्कृति वो उसी प्रकार से मिलेंगे, याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ में सामान्य तौर पर प्रचलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा सामाजिक क्षेत्र को भी इतना याद रखिएगा। अब देखिएगा मैप की बात करते हैं, मैप में देखते हैं देखिएगा जांजगीर चांपा का जो मुख्यालय है, ठीक है, वो आपका जांजगीर क्षेत्र है। और इसके आसपास के जिलों को देखें तो याद रखिएगा इसके उत्तर के क्षेत्र में आपको कोरबा जिला मिलेगा, पश्चिम के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बिलासपुर मिलेगा, दक्षिण क्षेत्र में जाएंगे तो बलौदाबाजार मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा बिलासपुर, कोरबा, बलौदाबाजार क्षेत्र, और यहां पर देखेंगे आप तो इससे अलग हुआ एक जिला शक्ति मिलेगा। और दक्षिण में याद रखिएगा सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला मिलेगा, यानी 5 जिलों को टच करता है ये जांजगीर चांपा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर 2 रूट चलते हैं, 2 रूट है नेशनल हाईवे के। एक है आपका बिलासपुर की तरफ से, याद रखिएगा जांजगीर चांपा से रायगढ़ की ओर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो रूट है जांजगीर चांपा से रायगढ़ की ओर जाने वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं NH 49। ठीक है, NH 49। और वही याद रखिए कटघोरा के क्षेत्र से आता है आपका जांजगीर के क्षेत्र में एक रूट, और वो है आपका NH 149B। ठीक है, अब देखिए यहाँ की तहसीलों की बात करते हैं, कौन कौन सी तहसील हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर 9 तहसीलें हैं। ठीक है, और जब आप बिलासपुर क्षेत्र से एंट्री करते हैं याद रखिएगा, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है आपका
बलौदा क्षेत्र याद रखिएगा, इसे बलौदा क्षेत्र कहते हैं या बलोच क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप दक्षिण की ओर आएंगे इससे, तो ये क्षेत्र है आपका अकलतरा। अकलतरा से आप पहुंचेंगे पामगढ़ क्षेत्र, पामगढ़ से आप पहुंचेंगे सिवरी नारायण, सिवरी नारायण से थोड़ा उत्तर की तरफ जाएंगे नवागढ़, और यहां से आगे बढ़ेंगे याद रखिएगा, तो ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, इससे कहते हैं बमनीडी, बमनीडी, सारागांव, और ये क्षेत्र है आपका चापा क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा आपके 9 ऐसे क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो बलौदा, अकलतरा, पामगढ़, सिवरी नारायण, नवागढ़, बमनीडी, चापा, सारागांव और जांजगीर, ठीक है। अब इनके आधार पर याद रखिएगा कि 5 आपके विकासखंड है, तो उन 5 विकासखंडों में आपको याद रखना है, 5 विकासखंडों में याद रखिएगा, ठीक है। आपका कौन कौन सा क्षेत्र नहीं आता, बस मैं उतना ही बताऊंगा इस पे, ठीक है, क्योंकि तहसीलों के अंतर्गत से याद रखिएगा 4 तहसील ऐसे होंगे जो विकासखंड नहीं होंगे, ठीक है। तो उसमें याद रखिएगा आपका पामगढ़, अकलतरा, ठीक है, आपका पामगढ़ है, अकलतरा है, बलौदा है, ठीक है। जांजगीर चांपा क्षेत्र किसके साथ, तो याद रखिए बलौदा के साथ है ये, एक है नवागढ़, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 याद रखिएगा। तो ये 5 विकासखंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बमनीडी, नवागढ़, पामगढ़, अकलतरा और बलौदा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि 5 आपके विकासखंड क्षेत्र हो गए। अब देखिए बात करेंगे किसके बारे में, तो बात करते हैं पर्यटन के बारे में, ठीक है। तो इसी मैप में आपको पर्यटन में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहां पर जांजगीर चांपा जो है ना, ये मध्यकाल के समय का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो यहां पर आपको हमेशा से पर्यटन के नाम पर जो है आपको धार्मिक क्षेत्र ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र कई ज्यादा है, मंदिरों का स्थापना काफी ज्यादा है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि इन क्षेत्रों में पर्यटन के रूप में जो है, सबसे पहला हम बात करेंगे जांजगीर के बारे में, ठीक है। तो जांजगीर क्षेत्र में याद रखिएगा आपका एक मंदिर है विष्णु मंदिर, ठीक है। जांजगीर क्षेत्र में एक विष्णु मंदिर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब विष्णु मंदिर के संबंध में 3 बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि इस मंदिर का जो है ना, ये जो मंदिर बनाया गया है, ये मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो समझिए ये मंदिर जो है, इसका ऊपरी जो हिस्सा आपको दिखता है कुछ इस तरीके से, मंदिर का ऊपरी हिस्सा कुछ है ना, तो याद रखिएगा जो ये ऊपरी हिस्सा है ये नहीं बनाया गया है, जिसके कारण याद रखिएगा, जिसके कारण इस मंदिर को जो है नकटा मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग क्या बोलते हैं इसको, नकटा मंदिर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि नकटा मंदिर जांजगीर के विष्णु मंदिर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा जो है अधूरा है, ठीक है। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग ये बात मान के चलिए कि कई बार, यानी स्थिति के अनुसार आपको बता दूं तो व्यापम का सुपरहिट क्वेश्चन रहा है एक समय का, ठीक है। यहाँ के 2 क्षेत्र इतने फेमस है, याद रखिएगा, खासकर खरोद और दूसरा आपका जांजगीर का ये क्षेत्र, ठीक है, और सिवरी नारायण, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जांजगीर का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो जांजगीर क्षेत्र को किसने बसाया था, जाजलदेव ने बनाया था, बसाया था। तो इस मंदिर को भी किसने बनाया है, जाजलदेव ने बनाया है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी शैली बनाया गया है, तो सप्त शैली, जैसे मंदिरों की पंचायतन शैली होती है, ठीक है, उसी प्रकार सप्त शैली के आधार पर बनाया गया यह मंदिर है, याद रखिएगा, ठीक है। नकटा मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। 2 से 3 फैक्ट इसके अंतर्गत याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसी मंदिर के किनारे जो है ना एक तालाब है, इस मंदिर के किनारे एक तालाब है, उसे भीमा तालाब के नाम से जानते हैं।
तो याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है महाभारत काल में भीमसेन के द्वारा जो है इस तालाब को बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भीमा तालाब। चलिए दूसरा मंदिर देखिएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है नहरिया बाबा मंदिर। ये नाम आपने सुना होगा, जांजगीर क्षेत्र में नहरिया बाबा मंदिर। ठीक है, एक फेमस मंदिर है जांजगीर क्षेत्र का, याद रखिएगा। और इसके लिए बस याद रखिएगा, ये नहरिया बाबा मंदिर जो है आपका हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर है। ठीक है, तो अगर आप ये नहरिया बाबा मंदिर गए होंगे तो आपको बता देता हूं कि ये जो है ना आपके जो कैनाल है, नहर है, उसी के किनारे आपका स्थित एक मंदिर है, याद रखिएगा। जो बहुत फेमस मंदिर इसलिए है क्योंकि आपने इसके इंपॉर्टेंस को समझा देता हूं मैं आपको, इसके इंपॉर्टेंस को समझाता हूं। तो जो हमारी ट्रेनें होती हैं, ठीक है, इस मंदिर के बीच से गुजरती है। यानी एक तरफ जो है मंदिर है, दोनों तरफ मंदिर है, और ट्रेन की जो श्रृंखला है, ठीक है, वो बीच में ही, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको दिखता है कि ये जो मंदिर के लिए जो है ना, जब भी यहाँ पर पूजा पाठ होता है तो ट्रेनें बीच में रुका करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बस आपको याद रखना, नहरिया बाबा मंदिर याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, तो जांजगीर क्षेत्र में याद रखिएगा 2 मंदिर है, विष्णु मंदिर और दूसरा नहरिया बाबा मंदिर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका खरौद क्षेत्र। ठीक है, तो खरौद क्षेत्र में देखिएगा खरौद, और याद रखिएगा खरौद एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, इसको याद रखना है कुछ इस प्रकार से कि जो खरौद है, इसे जो है इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था, इंद्रपुर। ठीक है, तो इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था, खरौद क्षेत्र को जो है इंद्रपुर कहा गया है, और ये छत्तीसगढ़ का काशी कहलाता है। छत्तीसगढ़ का काशी कहलाता है, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। ठीक है, तो खरौद के क्षेत्र में जो है आपको 3 मंदिरें मिलेंगी, मुख्य मंदिरें। पहला लखनेश्वर मंदिर, दूसरा अंडल देव मंदिर। ठीक है, लखनेश्वर मंदिर, अंडल देव मंदिर, और तीसरा एक याद रखिएगा जिसे कहा जाता है सबरी मंदिर। ठीक है, लखनेश्वर मंदिर को याद रखिएगा, यह एक ये जो मंदिर है, याद रखिएगा शिव जी का मंदिर है। ठीक है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस याद रखिएगा कि यहां पर जो ऐसा कहा जाता है कि ये जो लखनेश्वर मंदिर है, ठीक है, इसमें जो शिवलिंग स्थापित है, इनमें कई छिद्र हैं, कई छिद्र, और इस छिद्र के कारण जो है ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जो 1 लाख चावल चढ़ाने की प्रथा है, ठीक है, उस छिद्र में या उस जगह पर जो है इनको 1 लाख चावल गिनती में चढ़ाने की प्रथा है, और यही कारण है कि इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे लाख चाउर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, या लाखा चाउर मंदिर। ठीक है, तो लाखा चाउर मंदिर, लखनेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इस प्रकार से 3 नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इनमें छोटे छोटे छिद्र होने के कारण यह किंवदंती है, वहां पर यह जनश्रुति है, लोग ये कहते हैं कि यहाँ जो पानी जल चढ़ाता है वो पूरा का पूरा पाताल लोक में जाता है। ठीक है, मतलब पानी के चढ़ावा के साथ साथ जो है उस छिद्र के कारण यह कहा जाता है कि पानी जल के माध्यम से या फिर पाताल लोक छिद्र के माध्यम से पाताल लोक तक प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये यहाँ की जनश्रुति है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है लखनेश्वर मंदिर। ठीक है, और देखिए लखनेश्वर मंदिर को बनाया गया था, ठीक है, तो इसका निर्माण जो है ईशान देव ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा ईशान देव ने इसका निर्माण किया है, याद रखना है आपको। और साथ ही साथ याद रखना है कि इसे जो है वापस जीर्णोद्धार या रिनोवेट किसने कराया था, तो याद रखिएगा रत्नदेव तृतीय के सेनापति ने, जिनका नाम था गंगाधर राव। इसने 1 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको एक नाम याद रखना है, लखनेश्वर मंदिर याद रखिएगा। अंडल देव मंदिर के बारे में सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा, इसे किसने बनवाया था, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बनवाया था। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, तो याद रखिएगा अंडल देव मंदिर महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बनवाया था। सबरी मंदिर के लिए याद रखिएगा, सबरी मंदिर जो है, ठीक है, तो सबरी मंदिर के लिए एक बात बस ध्यान रखिएगा, सबरी मंदिर भी आपका खरौद में स्थापित है।
ठीक है, इसे सौरी मंदिर के नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन काल में इसे किस मंदिर के नाम से जाना गया है? सौरी मंदिर के नाम से। और इसका भी जीर्णोद्धार या रिनोवेशन किसने कराया था? तो याद रखिएगा रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने कराया था। ठीक है, तो याद रखिए खरौद में 3 मंदिर, और साथ ही साथ आपको याद रखना है जांजगीर में जो है आपके विष्णु मंदिर याद रखना है, और नहरिया बाबा मंदिर याद रखना है। जांजगीर क्षेत्र में 2 मंदिर है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका शिवरी नारायण के क्षेत्र में मंदिर। ठीक है, तो देखिएगा शिवरी नारायण क्षेत्र में जो है यहां भी आपको कुछ मंदिरें और आश्रम मिलेंगी। ठीक है, तो शिवरी नारायण क्षेत्र जो है आपका, ये तो पहले आपको याद रखना है कि शिवरी नारायण क्षेत्र जो है ये 3 नदियों का संगम क्षेत्र है। ठीक है, नदियों का संगम क्षेत्र देखिएगा कौन कौन सी नदी। तो बलौदाबाजार क्षेत्र से जो है एक नदी प्रवेश करती है इस तरीके से, इस तरीके से प्रवेश करते हुए आपका शक्ति और रायगढ़ से होते हुए जो है सारंगगढ़ से बाहर निकल जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी महानदी है, महानदी। ठीक है, दूसरी नदी याद रखिएगा शिवनाथ नदी जो है ये इस प्रकार से आती है, शिवनाथ नदी। और बलौदाबाजार के पास से एक और नदी आती है, याद रखिएगा जोंक नदी। और इस प्रकार से शिवरी नारायण के पास जो है एक संगम बनाती है, याद रखिएगा कौन कौन सी नदियां? एक आपका महानदी, जोंक नदी और शिवनाथ नदी। ठीक है, एक नदी को और भी याद रख लीजिए इसी बहाने। तो देखिए एक नदी और है जो आपका कोरबा के क्षेत्र से प्रवेश करती है, और महानदी में केरा नामक, केरा ये चापा से होते हुए यहां पर एक गांव है, याद रखिएगा जिसे कहा जाता है केरा सिलदेही, ये क्षेत्र है, याद रखिएगा। और ये है आपका हसदेव नदी। इस तरीके से जो है आपकी 3 से 4 नदियां जो है इस क्षेत्र में बहती है मुख्य रूप से, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था याद रखिएगा शिवरी नारायण के बारे में। तो शिवरी नारायण के लिए पहले याद रखिएगा कि शिवरी नारायण क्षेत्र जो है एक नदी का संगम क्षेत्र है, यानी यहां पर 3 नदियां संगम बनाती हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा इस क्षेत्र में माघ पूर्णिमा के समय, ठीक है, इस क्षेत्र में माघ पूर्णिमा के समय महाशिवरात्रि का मेला लगता है। माघ पूर्णिमा के समय जो है शिवरी नारायण में एक बड़ा मेला लगता है, याद रखिएगा बहुत फेमस मेला है। ठीक है, अब देखिए यही वो जगह है जहां पर आपको 2 आश्रम मिलेंगे। पहला आश्रम मिलता है मतंग ऋषि का आश्रम, और दूसरा आश्रम याद रखिएगा सबरी माता का आश्रम। ये वही जगह है जहां पर माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो है राम जी को जूठे बेर सबरी माँ ने खिलाए थे यहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 क्षेत्र मतंग ऋषि और सबरी माता का आश्रम जो है आपके शिवरी नारायण क्षेत्र में है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी मंदिरें हैं। तो याद रखिएगा एक से कई, मतलब एक से अधिक मंदिरें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मंदिरों के नाम में याद रखिएगा नर नारायण मंदिर, केशव मंदिर, चंद्रचूर्ण मंदिर। ठीक है, नर नारायण, केशव मंदिर, चंद्रचूर्ण मंदिर, और याद रखिएगा इसके अलावा जो है आपको जगन्नाथ मंदिर भी यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है चंद्रचूर्ण मंदिर को याद रखिएगा किसने बनवाया था? अल्हड़ देव ने। ठीक है, ये याद रखिएगा अल्हड़ देव का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका शिवरी नारायण के संबंध में। ठीक है, इसके अलावा जो है याद रखिएगा इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि शिवरी नारायण जो क्षेत्र है ये चारों युगों में अलग अलग नाम से जाना गया है। ठीक है, जैसे त्रेता युग में जो इसे रामपुर कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार द्वापर युग में इसे विष्णुपुर कहा गया है, कलयुग में इसे नारायणपुर या शिवरी नारायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वही आपका सतयुग में इसे बैकुंठपुर के नाम से भी जाना गया है, बैकुंठपुर। ठीक है, हाँ बस आपको याद रख लेना है थोड़ा सा कि शिवरी नारायण क्षेत्र जो है चारों युग में इसको उपाधि मिली हुई है। ठीक है, और आप यहाँ जाएंगे याद रखिएगा तो यहाँ पर एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके पत्ते दोने जैसे होते हैं, दोने की आकृति में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे शिवरी नारायण क्षेत्र के अंतर्गत। देखिएगा इसके बाद आता है आपका पीथमपुर क्षेत्र। ठीक है, ये आपका पीथमपुर क्षेत्र है, पीथमपुर। याद रखिएगा पीथमपुर जो क्षेत्र है यहां पर एक शिव जी का मंदिर है। ठीक है, जिसे कहते हैं कलेश्वर
महादेव मंदिर, ध्यान रखिएगा, कलेश्वर महादेव मंदिर पीथमपुर में आता है, कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम क्षेत्र में आता है। तो कलेश्वर, कुलेश्वर, कुलेश्वर मतलब राजिम और कलेश्वर मतलब पीथमपुर। ठीक है, पीथमपुर जो है याद रखिएगा जांजगीर चांपा का एक मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है और ये हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मंदिर है आपका कलेश्वर मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ठीक है, इसके अलावा देखिएगा पीथमपुर के बाद जो है एक मुख्य क्षेत्र जिसे आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, पीथमपुर क्षेत्र में जो है दो मेले लगते हैं। ठीक है, यहां पर जो है पहला एक महाशिवरात्रि मेला लगता है, महाशिवरात्रि का मेला, और दूसरा याद रखिएगा रंग पंचमी का मेला। ठीक है, महाशिवरात्रि और रंग पंचमी का मेला लगता है आपके पीथमपुर क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दल्हा पहाड़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अकलतरा के क्षेत्र में आपका एक पहाड़ है जिसका नाम है दल्हा पहाड़, याद रखिएगा। दल्हा पहाड़ जो है जांजगीर चांपा के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित हुआ एक क्षेत्र है जहां पर दो मुख्य मंदिरें हैं। ठीक है, एक है आपका नागेश्वर मंदिर और दूसरा है विश्वेश्वरी मंदिर, याद रखिएगा। नागेश्वर मंदिर और विश्वेश्वर मंदिर। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दल्हा पहाड़ जो क्षेत्र है, पहले तो ये याद रखिए इसकी हाइट कितनी है, 760 मीटर वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, और दल्हा पहाड़ का नामकरण कैसे हुआ है ये भी याद रखिएगा। तो दल्हा पहाड़ का नामकरण जो है ना दलदल नाम से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के आसपास जो है बड़े मात्रा में दलदल होने के कारण इसका नाम दल्हा पड़ा। ठीक है, और दूसरा इसके पहाड़ों की जो श्रृंखला है या विन्यास है या सीक्वेंस है वो दल में था, यानी सीक्वेंस में दल के आधार पर जो है पहाड़ विकसित हुए, जिसके कारण इसका नाम दल्हा पहाड़ पड़ा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर नागपंचमी के समय मेला लगता है, नागपंचमी मेला। ठीक है, हमेशा यहां पर मेला लगता है, याद रखिएगा। और ऐसा माना जाता है कि माता सती के सिंदूर यहां गिरा था, यानी कि माता सती का जो सिंदूर है यहां पर गिरने के कारण जो है इसे सिंदूरी या सिंदूरपुरी पहाड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंदूरपुरी पहाड़ अगर आप दोबारा कभी सुने तो अचंभित मत होइएगा कि इसका नाम कुछ अलग भी है, इसे सिंदूर पहाड़ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो है कई लोग की ऐसी मान्यता है कि विश्वेश्वरी मंदिर है, याद रखिएगा विश्वेश्वर माता मंदिर है, इसे हिंगलाज मंदिर भी कहते हैं, हिंगलाज माता मंदिर। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्वेश्वर मंदिर को ही हिंगलाज माता मंदिर कहते हैं। कई लोग जो है अलग अलग प्रकार से इसको मानते हैं, ये सभी जो है आपके दल्हा पहाड़ से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मेले की बात करें, याद रखिएगा तो मुख्य रूप से यहां पर जो है नागपंचमी के दिन जो है, ठीक है, सर्प को दूध पिलाने की प्रथा जो है प्रचलित है, नागपंचमी का मेला लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहां पर जो है सिंदूर शक्तिपीठ के रूप में जो है हिंगलाज माता मंदिर को पूजा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा दो तीन क्षेत्र की बात और भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा अकलतरा के पास पहुंचेंगे आप, तो अकलतरा जो है बहुत फेमस है आपका सीमेंट कारखानों के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बैरिस्टर छेदीलाल के लिए। बैरिस्टर छेदीलाल का संबंध इस जिले के अकलतरा से है, इनका जन्म यहीं हुआ था, याद रखिएगा बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, याद रखिएगा बैरिस्टर छेदीलाल, और छत्तीसगढ़ के संबंध में इनको बहुत सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है अकलतरा क्षेत्र में हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा सोढ़ी या सोढ़ी क्षेत्र की बात करें, याद रखिएगा यहां पर 1962 में कुष्ठ रोग निवारक संघ की स्थापना की गई थी, जिसके सदस्य थे, याद रखिएगा सदस्य, इसलिए इस सदस्यों को याद रखना है क्योंकि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम है दामोदर गणेश बापट, 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ के कुछ मेले घाट की बात करें तो दो तीन बातें और ध्यान रखिएगा।
कि इसके अंतर्गत जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्यटन के रूप में हम छोड़ के चल रहे हैं, वो है आपका कोटमी सोनार के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा कोटमी सोनार। तो याद रखिए 2006 में कोटमी सोनार पार्क, जो कि एक क्रोकोडाइल पार्क है, मगरमच्छ पार्क है, याद रखिएगा कृत्रिम रूप से जो है मगरमच्छों को यहाँ पर पाला जाता है, 2006 से इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसे क्रोकोडाइल पार्क के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। तो जांजगीर चांपा में स्थित है आपका, आपके NH जो 49 है उस मार्ग में आपको मिलेगा क्रोकोडाइल पार्क। ठीक है, तो याद रखिए 2006 में इसे स्थापित किया गया कृत्रिम रूप से। ठीक है, मगरमच्छों को एक्चुअल में संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, और वही देखिएगा कौन कौन से और भी मेला लगते हैं। ठीक है, तो मेले में याद रखिएगा एक है आपका लखन घाट का मेला, लखन घाट का मेला, ये आपका मकर संक्रांति में लगता है। और एक मेला और याद रखिएगा कुटी घाट का मेला, कुटी घाट का मेला। ठीक है, तो कुटी घाट का मेला जो है आपका बसंत पंचमी में होता है, बसंत पंचमी में, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा जो है अगर हम देखें जांजगीर चांपा में, तो जांजगीर चांपा में और भी बहुत कुछ है, याद रखिएगा। जैसे अगर आप चांपा जाएंगे तो चांपा में सारे उद्योग आपको सुनने को मिलेगा, कोसा उद्योग जो है सबसे ज्यादा। बमनी डीज में जाएंगे, याद रखिएगा, तो बमनी डी जो है यहां पर माता मंदिर है, बमनी डी माता मंदिर। ठीक है बमनी डी माता मंदिर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो पूरा का पूरा जांजगीर चांपा है, याद रखिएगा पर्यटन के रूप में भी आपको कई ऐसे धार्मिक क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है कि जांजगीर चांपा जो है अपने आप में एक अद्भुत जिला और एक अपना वर्चस्व रखने वाला जिला है। इसके बारे में जितनी बातें मैंने बताई है वो बातें तो आपको याद रखनी ही है, साथ ही साथ करंट अफेयर के साथ इससे जुड़िएगा, ताकि आपको करंट अफेयर में भी आपको जांजगीर चांपा के संबंध में बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना करेंगे, कल हम नेक्स्ट जिले पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जांजगीर चांपा के बाद। चलिए।